नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कमलनाथ क्या हैं, कहाँ हैं, इधर हैं, उधर हैं, कौन हैं, आज की तारीख में किसी को पता नहीं। बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में रह जाएंगे, आज की तारीख में किसी को पता नहीं। कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम करेंगे या बीजेपी में जाकर कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे, आज की तारीख में किसी को पता नहीं। कमलनाथ कमल छाप हैं या हाथ छाप हैं, या कमल में हाथ हैं या हाथ में कमल हैं, आज की तारीख में किसी को पता नहीं। मध्य प्रदेश में कमल किसके कर कमलों से खिला है? कमलनाथ के कर कमलों से या जांच एजेंसियों के डर और हमलों से? आज की तारीख में किसी को पता नहीं। बीजेपी के पास खुद ही कमल है तो वो कांग्रेस से कमलनाथ क्यों ला रही है? आज की तारीख में किसी को पता नहीं। कमलनाथ को अगर बीजेपी ने नहीं लिया तो कांग्रेस उन्हें पार्टी में रखकर क्या करेगी? आज की तारीख में किसी को पता नहीं। पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ को लेकर हर किसी की राय हो गई है। कोई कांग्रेस को राय दे रहा है कि बीजेपी को पत्र लिखे कि प्लीज कमलनाथ को आप अपनी पार्टी में तुरंत ले लें, तो कोई बीजेपी से कह रहा है कांग्रेस को पत्र लिख दें कि हम कमलनाथ को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, आप ही रख लें। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अभी तक जितने भी नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, उन्हें लेकर कांग्रेस की आलोचना होती रही है। कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, इनको पूछा नहीं, उनको सम्मान नहीं दिया। कमलनाथ पहले हैं जिनके बीजेपी में जाने को लेकर बीजेपी की भी आलोचना हो रही है। लोगों की लगा कि यह तो अति हो गया, तरह तरह के मीम बनने लग गए। इस मीम और कार्टून को आप देखिए, बीजेपी में बीजेपी नहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है। कमल पर हाथ के निशान बनाए जाने लगे हैं। किसी में लिखा है कि बीजेपी को वोट दीजिए और कांग्रेस के पुराने विधायकों को चुन लीजिए। कोई कांग्रेस युक्त बीजेपी के नारे गढ़ रहा है तो कोई बीजेपी को कांग्रेस जनता पार्टी कहने लगा है। यह तस्वीर तो हद ही हो गई, फोटोशॉप से बनाई गई है। इसमें राहुल गांधी भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, बीजेपी में आ गए हैं। इस मीम में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस का हाथ रख दिया गया है। नया नाम भी दिया गया है, कांग्रेस जनता पार्टी और नेशनल जनता कांग्रेस अलायंस। नेताओं की तस्वीरों में गांधी और सावरकर एक साथ हैं। मोदी के बाद सोनिया और खड़गे की फोटो है, बीच में राहुल गांधी की, जिनके दोनों तरफ अमित शाह और नड्डा की फोटो है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के चुनाव चिन्ह भी इस पोस्टर में एक साथ लगे हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस के लोग चुनाव हार कर भी बीजेपी में चले आ रहे हैं और सत्ता सुख भोग रहे हैं। कमलनाथ को इस सुख से क्यों वंचित किया जा रहा है? कोई कांग्रेसी अगर बीजेपी में जाकर मंत्री बनता है, सांसद बनता है, राज्यसभा में जाता है, ईडी के मुकदमों छापों से बचता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को संतोष नहीं करना चाहिए कि उसका पुराना बंदा कांग्रेसी होने का इतना लाभ उठा रहा है? क्या सबको नहीं बताना चाहिए कि आज की तारीख में बीजेपी से ज्यादा फायदा, डबल फायदा कांग्रेस में होने का है? कमलनाथ अगर कांग्रेस में ही रह जाते हैं तो यह जांच एजेंसियों के लिए भी बड़ा धक्का होगा, जिनके डर से न जाने कितने नेता दूसरे दलों से बीजेपी में आ गए। उससे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का पहुंचेगा, जिनके नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी भाजपा में आ गए, मगर वे कमलनाथ को अपनी पार्टी में नहीं ला सके। कमलनाथ भले बीजेपी में नहीं जा सके हैं अभी तक, मगर उन्होंने बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की संभावनाएं पैदा कर दी हैं। पूछिए कैसे? इस पूरे वीडियो को धीरज के साथ देखते चलिए, हम सब बताएंगे। मोदी जी को जय श्री राम। यह मत समझिएगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भाजपा के नेताओं ने बगावत कर दी है। जो नेता प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी माला में समा नहीं सके, वे बगावत क्या ही करेंगे। राजनाथ सिंह ने माला अपने गले में डाल ली थी, मगर जल्दी समझ गए। जेपी नड्डा साहब तो कब का समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की। जेपी नड्डा के लिए बीजेपी के सम्मेलन में एक नया नियम ही बन गया है कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष पद पर किसी को सेवा विस्तार दे सकती है। नड्डा जी सेवा विस्तार पर चल रहे हैं, जून 2024 के अंत तक अध्यक्ष बने रहेंगे। फिर भी उनका विस्तार इतना नहीं हो सका है कि इतनी बड़ी माला में प्रधानमंत्री के साथ समा सकें, कमलनाथ का विरोध कर सकें। इसके बाद भी कमलनाथ को लेकर बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र के बीज फूटते हुए देखे गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेताओं में से एक दिल्ली के मशहूर नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने ट्वीट कर हलचल मचा दी है। बग्गा जी की ट्रोल क्षमता का प्रहार अभी तक बीजेपी के विरोधी झेलते रहे हैं।
मगर इस बार खुद बीजेपी उनके ट्रोल का शिकार हो गई। जिस ट्रोल के कारण लोकतंत्र को गहरा नुकसान पहुंचा, उसी ट्रोल से लोकतंत्र की संभावना भी पैदा होती दिखाई दे रही है। बग्गा नड्डा जी से अधिक साहसी निकल गए। तेजिंदर बग्गा के पुराने ट्वीट बताते हैं कि ईश्वर ने उन्हें कमलनाथ को बीजेपी में आने से रोकने के लिए ही बीजेपी में भेजा है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय नरेंद्र मोदी ने कहा, ईश्वर ने उन्हें इस काम के लिए चुना है, लेकिन लगता है उसी ईश्वर ने बग्गा जी को बीजेपी में भेजा है ताकि वे कमलनाथ की एंट्री का लगातार विरोध करते रहें। 2020 में बग्गा जी ने कमलनाथ के विरोध में ट्वीट किया था, उन्हें सिखों का हत्यारा बताया। उन्होंने तो यह भी लिख दिया कि मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को, एक बार कमलनाथ को हरिनगर विधानसभा क्षेत्र भेजकर दिखा देना चाहिए, यहां सिख उसकी औकात बता देंगे। वैसे बग्गा जी लोकप्रिय होने के बाद भी खुद चुनाव नहीं जीत सके। 2020 में उसी हरिनगर सीट पर आम आदमी पार्टी की राजकुमारी सिंह ढिल्लों से 20,000 वोटों से हार गए। इस साल 18 फरवरी को बग्गा ने ट्वीट कर दिया, सिखों के हत्यारों के लिए भाजपा के दरवाजे ना खुले थे ना खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए कभी ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। क्या कमलनाथ के लिए भाजपा ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं, या 2024 के बाद फिर से उन दरवाजों को खोला जाएगा? कमलनाथ को भी बताना चाहिए कि वे लोगों से राय ले रहे थे, तो लोगों ने उन्हें क्या राय दी? खबरें छपी हैं कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और दिल्ली चले आए, जहां वे बड़ा फैसला लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से लगातार माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें चल रही थी। मैं तो यही कहूँगा माननीय कमलनाथ जी से कि आपने हमेशा कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया है। माननीय नकुलनाथ जी ने कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया है। इस देश के लिए आपने मजबूती के लिए काम किया है और पूरे देश के अंदर में आपके लाखों समर्थक आपके साथ में हैं और छिंदवाड़ा जिले की जनता आपके साथ में है। मैं माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी से आग्रह करूँगा कि आपकी आस्था और आपका भाव हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। माननीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपको तीसरे बेटे के रूप में छिंदवाड़ा में प्रस्तुत किया था और वही आस्था आज भी आपके प्रति छिंदवाड़ा जिले की जनता की साथ में आपके साथ में है। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय कमलनाथ जी के, जिस मजबूती से आपने कांग्रेस में काम किया है पूरी जिंदगी भर, आगे भी आप कांग्रेस का नेतृत्व संभालें, काम करें और हम लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करेंगे और माननीय नकुलनाथ जी को जिता के लाएंगे। अजीब हाल है, कुछ भाजपाई कह रहे हैं कमलनाथ बीजेपी में ना आए, कांग्रेसी कह रहे हैं कमलनाथ कांग्रेस में ही रह जाएं। कमलनाथ होना कितना मुश्किल हो गया है। अगर कमलनाथ के भाजपा में ना आने पर अंतिम रूप से रोक लग जाती है, तो यह बीजेपी के भीतर बग्गावाद की सबसे बड़ी जीत होगी। भाजपा के भीतर बग्गा की यह सबसे बड़ी कामयाबी कही जाएगी। बग्गा की जीत को बग्गावाद ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कमलनाथ पर हमले किए। यह स्पष्ट नहीं है और हमने उनके सभी भाषणों को नहीं सुना है कि उन्होंने इन हमलों में सिख विरोधी दंगों के आरोपों को शामिल किया था या नहीं। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने पंजाब में इसका जिक्र किया था कि कांग्रेस सिख विरोधी दंगों के आरोपी को मुख्यमंत्री बना रही है। जितने भाषण हमने सुने उनमें यही पाया कि प्रधानमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बेटों को लेकर आरोप लगा रहे थे। अब उसी कमलनाथ के बेटे की बीजेपी में आने की चर्चा चल पड़ी। इस स्थिति में बीजेपी के भीतर बग्गा जी मोदी जी की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं। कम से कम यह बंदा कमलनाथ को लेकर 2018 से अपनी लाइन पर टिका हुआ है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमलनाथ को लेकर अपनी लाइन पर नहीं टिक सके, कम से कम इस बार साइलेंट हो गए। आपको याद आ सके इसलिए चुनावी भाषणों का कुछ अंश सुना रहा हूं। 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा, उनकी लड़ाई ये है। अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको सिर्फ अपने बेटों की ही चिंता है, वो एमपी के गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग के बेटे बेटियों की चिंता ही नहीं कर सकते। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है। मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा
आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं। और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। इसके बाद भी कमलनाथ को बीजेपी में कौन बुला रहा था, यह सवाल अनुत्तरित है। खोजिए, उनके बेटे को बीजेपी में कौन बुला रहा था? कौन कमलनाथ के बेटे को बीजेपी में सेट करना चाहता था? कमलनाथ ने बीजेपी के नेताओं को बीजेपी के भीतर आवाज उठाने की हिम्मत दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को बीजेपी में लिए जाने का मुखर विरोध किया है। मध्य प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। अगर दिल्ली से यह फैसला लिया गया है तो हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि बाजार से ताजी सब्जी लेनी चाहिए, सड़ी सब्जी नहीं। कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के भीतर असंतोष पैदा हो जाएगा। अब बताइए और खुद समझिए कि विजयवर्गीय किसे सड़ी सब्जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त साफ कर देना चाहिए कि कमलनाथ को बीजेपी में लेने की डील किसकी है, कौन कर रहा था, किस स्तर पर कांग्रेस के इस सबसे घोर ईमानदार नेता को बीजेपी अपनी पार्टी में लाना चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी को नड्डा जी की तरह चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि बग्गा जी की तरह साफ साफ बोल देना चाहिए, बताना चाहिए कि कमलनाथ को बीजेपी में लाने की कोशिश की गई या नहीं, और यह कोशिश किसकी थी। अगर कमलनाथ को बीजेपी में लाने का फैसला प्रधानमंत्री के स्तर पर तय हुआ है तो तेजिंदर बग्गा और कैलाश विजयवर्गीय ने उनके फैसलों का विरोध कर दिखा दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों का विरोध बीजेपी में संभव है। 9 बार जो व्यक्ति सांसद रहा हो, जिसे एक क्षेत्र की जनता ने लगातार चुना हो, उस व्यक्ति को 77 साल की उम्र में बीजेपी कौन लेकर जा रहा था? किस वजह से वो व्यक्ति बीजेपी में जा रहा था? उसकी अंतरात्मा ले जा रही थी या ईडी नाम की परमात्मा पकड़कर ले जा रही थी? सवाल उठ रहे हैं कि क्या कमलनाथ ने 2020 में अपनी सरकार बचाने का प्रयास नहीं किया, जानबूझकर टूट जाने दिया और बीजेपी की सरकार बनने दी? 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने क्या जानबूझकर बीजेपी को जिताने में मदद की? यह भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने कम रैलियां की, 30 दिनों में 39-40 रैलियां ही की। क्या ये संख्या सही है? इसकी पुष्टि कमलनाथ को भी करनी चाहिए। क्या वे उम्र के कारण कम रैलियां कर रहे थे या कांग्रेस को हराने के लिए कम रैलियां कर रहे थे? यह तो कमलनाथ पर निर्भर करता है कि वे अपना पक्ष कैसे रखते हैं। मगर कांग्रेस ने कमलनाथ को लेकर काफी सावधानी बरती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधायकों पर भावनात्मक दबाव बनाना शुरू कर दिया और पूरी कोशिश यही रही कि कांग्रेस दोबारा ना टूटे, हो सके तो कमलनाथ भी रुक जाएं। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी
हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? जीतू पटवारी कहते हैं कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की खबरें निराधार हैं, मगर क्या बीजेपी के नेता और मंत्री निराधार खबरों का खंडन कर रहे थे? कमलनाथ ने क्यों कहा कि वे छिंदवाड़ा की जनता से राय ले रहे हैं? चंद दिनों में कमलनाथ ने काफी कुछ गंवा दिया है। पहले अपनी सरकार गंवा दी, फिर चुनाव में जीत गंवा दी और चुनाव के बाद अपनी साख गंवा दी। अगर कमलनाथ कांग्रेस में रुक जाते हैं तब भी अटकलें चलती रहेंगी कि उनके कांग्रेस में रुकने से कांग्रेस की जीत हुई या नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अब आते हैं ईडी के रोल पर। उसके बिना किसी का कांग्रेस से बीजेपी में जाने का प्रसंग पूरा हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और पूर्व सलाहकार राजेंद्र मिगलानी के यहां भी आयकर विभाग के छापे पड़ चुके हैं। जिस समय कमलनाथ के पूर्व सहयोगियों के यहां दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापे पड़ रहे थे, उसी समय यानी अप्रैल 2019 में लोकसभा के मतदान से पहले आरोप लगा कि एजेंसी की जानकारी आने से पहले ही भाजपा ने छापेमारी की, जब्ती की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। यह सब खेल हो रहा था। एक अन्य मामले में सीबीआई मोजर बेयर कंपनी पर छापे डालती है। यह कंपनी कथित रूप से कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी की बताई जाती है। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने नितिन भटनागर को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप था कि उसने मोजर बेयर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी का सहयोग किया। नितिन भटनागर नाम का यह शख्स बैंक ऑफ सिंगापुर का रिलेशनशिप मैनेजर था। इसे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। मूल केस ये था कि 2019 में अगस्त के महीने में सीबीआई ने एफआईआर की कि मोजर बेयर कंपनी और उसके प्रमोटरों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 354 करोड़ का लोन लिया और फ्रॉड किया। बैंक ने सीबीआई को शिकायत भेजी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ। कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को गिरफ्तार किया गया। उनके अलावा 4 अन्य निदेशक के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। रतुल पुरी की मां कमलनाथ की बहन हैं। मां के खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज किया। 6 जगह छापे पड़े थे। सभी निदेशकों पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। रतुल पुरी अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में भी आरोपी हैं। क्या इससे साफ नहीं हो रहा कि जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से भी विधायक तोड़े जा रहे हैं, सरकारें गिराई जा रही हैं और नेताओं को दूसरे दल से बीजेपी में लाया जा रहा है? अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले गए। केवल एक ही एजेंसी है जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल पीएमएलए सेक्शन 45 पीएमएलए सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा। जांच एजेंसियों के भय का इस्तेमाल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आखिर जिन नेताओं के यहां ईडी के छापे पड़ते हैं, जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाती है, उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में कैसे ले आती है? अजीत पवार से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा तक दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। चंद रोज पहले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बीजेपी में आ गए। आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण को 2010 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी आरोप लगाया करती थी कि अशोक चव्हाण कारगिल की विधवाओं के लिए बनने वाले फ्लैट में धांधली कर रहे थे। अपने परिवार के लोगों को उसी अपार्टमेंट में फ्लैट दिलवा दिया। बीजेपी ने अशोक चव्हाण को अब राज्यसभा का टिकट दे दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक चव्हाण पर अनेक आरोप लगाए हैं। अब उन्हीं के नेतृत्व में अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बग्गा की तरफ महाराष्ट्र में भी माधव भंडारी के बेटे चिन्मय ने ट्वीट किया है कि मेरे पिता ने बीजेपी के लिए इतनी मेहनत की, मगर राज्यसभा बाहर के लोगों को दे दिया गया।
12 बार उनका नाम राज्यसभा या विधानसभा टिकट के लिए आया मगर नहीं मिला। उन्होंने 30 साल से पार्टी की सेवा की। उम्मीद है किसी दिन उनके साथ न्याय होगा। माधव भंडारी महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। 1975 में जनसंघ के समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं। 50 साल से जो पार्टी से जुड़ा हो उसे दुख तो होना ही चाहिए, मगर कांग्रेस नेताओं की किस्मत कितनी अच्छी है। खुद कांग्रेस को चुनाव नहीं जितवा सकते, मगर जब कांग्रेस छोड़कर जाते हैं गोदी मीडिया उन्हें प्रभावशाली नेता बताता है, दिन रात उनका इंटरव्यू करता है, कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करता है कि नेतृत्व अहंकारी हो गया है। अशोक चव्हाण जैसे जमीनी नेताओं को नहीं पूछता है, लेकिन बीजेपी के जमीनी नेताओं को नहीं पूछा जा रहा है, इसे लेकर सवाल नहीं कर पाता। अशोक चव्हाण का केस बता रहा है कि कांग्रेस में होना कितना फायदेमंद हो गया है। माधव भंडारी जैसे लोग बीजेपी में सेवा करते रहेंगे। अशोक चव्हाण जैसे लोग बीजेपी में शामिल होने के हफ्ते भर के भीतर राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुंबई में जिस देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए, 2016 में फडणवीस सरकार के समय ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दी। 2012 में सीबीआई ने आदर्श स्कैम मामले में चार्जशीट भी दायर कर दी थी। इस्तीफा देने के 2 साल के भीतर 2012 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी सीबीआई ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मोदी सरकार में ईडी के ज्यादातर छापे विपक्षी नेताओं के यहां पड़ते हैं, बीजेपी के नेताओं के यहां नहीं। विचित्र बात यह है कि यूपीए सरकार के घोटालों पर जो श्वेत पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसमें आदर्श घोटाले का भी जिक्र है और उसके ही मुख्य आरोपी को बीजेपी में ले आया गया है। कमलनाथ से लेकर अशोक चव्हाण तक कांग्रेसियों की पूरी फौज बीजेपी में समा गई है। कांग्रेस से लड़ने वाले भाजपाई कार्यकर्ता जब अपनी पार्टी के भीतर देखते होंगे तो कितना अफसोस करते होंगे कि सड़क पर कांग्रेस से लड़ने जाते हैं और घर में कांग्रेसी को चाय पिलाते हैं। अशोक चव्हाण की डीपी देखिए, ट्विटर हैंडल पर इनकी तस्वीर खुद लगाई है। ऐसा लग रहा है कि पूरी बीजेपी इन्हें विश्वास दिलाने आई है कि भ्रष्टाचार के सारे आरोप छूमंतर हो जाएंगे जब आप कांग्रेस छोड़ भाजपा के हो जाएंगे। मार्च 2014 में जब कांग्रेस ने अशोक चव्हाण को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया, तब मोदी ने कहा था कि कांग्रेस को शर्म नहीं आती। अब वही अशोक चव्हाण बीजेपी में हैं। फोटो देखिए, बीजेपी वालों को कितना गर्व हो रहा है। कहां था कि नहीं कहा था अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां था कि नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, बेशर्मी की हद तो देखो। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कानून है, उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी का ये कानून है कि ऐसे लोगों को आप टिकट दें? सारे आदर्श उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, सारे आदर्श। भाइयों बहनों, घोटाले होते हैं, लोगों की राजी नाराजी होती है, लेकिन क्या कभी भारत मां की रक्षा करने वाले करगिल के युद्ध में मां भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? 2022 से इनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें चल रही थी। जब एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटा, चव्हाण 10 विधायकों समेत फ्लोर टेस्ट से गायब रहे और कहा कि ट्रैफिक में फंस गए हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं करता, लेकिन सवाल होता है कांग्रेस से कि राहुल गांधी ने अशोक चव्हाण को सम्मान नहीं दिया। जो नेता सदन में मतदान के समय ना पहुंच पाए, ट्रैफिक जाम का बहाना करे, उस नेता को कितना सम्मान दिया जाना चाहिए? ऐसे नेताओं को बीजेपी क्यों सम्मान दे रही है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या मोदी राज के 10 साल में उसके पास नेताओं की इतनी कमी हो गई है जिसकी भरपाई के लिए कांग्रेस से नेता आयात किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति विपक्ष को मैनेज करने की राजनीति है। खबरें भी अपने आप में विपक्ष होती हैं। खबरें मैनेज हो जाएं, विपक्ष मैनेज हो जाए, राजनीति का रास्ता आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।